नमस्कार। हाल ही में एक ऐसी बैठक हुई जिसने दुनिया भर में काफी सुर्खियां बटोरी। जी हाँ, बिल्कुल। अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में। और साथ में कई अहम यूरोपीय नेता भी थे। हाँ, वो भी थे। तो आज की इस खास चर्चा में हम इसी हाई प्रोफाइल शिखर सम्मेलन की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। जी। समझने की कोशिश करेंगे कि जो घोषणाएं हुई उनके पीछे की असलियत क्या थी, और जो बड़े प्रतिष्ठित स्रोत हैं जैसे द अटलांटिक, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्कर, जी हाँ, उनका विश्लेषण क्या कहता है इस मुलाकात के बारे में। बिल्कुल। क्योंकि हेडलाइंस तो एक चीज होती है, पर असल मायने क्या है वो समझना जरूरी है। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ हेडलाइन दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भाई इस बैठक से निकला क्या और एक्सपर्ट्स इसके दूरगामी परिणाम कैसे देख रहे हैं। जी। मुख्य किरदार तो थे राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और कुछ प्रमुख यूरोपियन नेता। हाँ। बैठक की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक थी राष्ट्रपति ट्रंप का यूक्रेन के लिए $90 बिलियन का एक भारी भरकम अमेरिकी सहायता पैकेज का प्रस्ताव। हाँ, $90 बिलियन। सुनने में बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी। और साथ ही नाटो शैली की सुरक्षा गारंटी पर भी बात हुई। ये नाटो शैली वाली बात थोड़ी दिलचस्प है। हाँ, एक तरह का आपसी रक्षा समझौता, लेकिन इसकी डिटेल्स, शर्तें वो सब बहुत अस्पष्ट थीं। बिल्कुल। यही बात कई विश्लेषकों ने उठाई भी कि ये 90 बिलियन का आंकड़ा क्या ये वाकई नई कमिटमेंट थी या पहले से जो चल रहा था उसी को एक नया नाम दिया गया। अच्छा। और क्या इसके पीछे कांग्रेस से मंजूरी की कोई ठोस योजना थी या ये सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा थी? अक्सर ऐसा होता है ना। हाँ, होता है। और वो सुरक्षा गारंटी वाला मुद्दा, नाटो शैली का ठीक ठीक मतलब क्या जब यूक्रेन नाटो सदस्य है ही नहीं? सही सवाल है। क्या ये अनुच्छेद 5 जैसा कोई वादा था या कुछ और? सूत्रों के हवाले से तो यही खबर आई कि इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। और इसी अस्पष्टता ने यूरोपीय नेताओं को भी चिंता में डाला होगा, जैसा हम आगे बात करेंगे। गारंटी तो भरोसे पर चलती है ना, बिना स्पष्ट शर्तों के वो बस कागज का टुकड़ा है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा प्रस्ताव आया था। जी। राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक त्रिपक्षीय शांति शिखर सम्मेलन का। हाँ, ये भी काफी महत्वाकांक्षी विचार था। और ज़ेलेंस्की ने इसे सीधे सीधे खारिज नहीं किया, ये भी दिलचस्प था। हाँ, उनका रुख काफी सधा हुआ था। उन्होंने बातचीत के दरवाजे तो खुले रखे, पर एक बहुत जरूरी शर्त रखी। क्या शर्त थी? उन्होंने जोर दिया कि किसी भी शांति प्रक्रिया में यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, उस पर कोई समझौता नहीं। अच्छा, बातचीत हो पर हमारी शर्तों पर। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा थी। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि उनके लिए ये सिर्फ कूटनीति नहीं, एक राजनीतिक मजबूरी भी है। यूक्रेन की जनता ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सही बात है। और यहीं पर यूरोपीय नेताओं की भूमिका भी देखने लायक थी। वो बहुत बारीकी से सब देख सुन रहे थे। विश्लेषक बताते हैं कि वो ट्रंप की गारंटी को लेकर थोड़े शंकित थे, और इस बात को लेकर भी कि कहीं यूक्रेन पर क्षेत्रीय रियायतें देने का दबाव तो नहीं बन रहा। उन्हें डर था कि कहीं बड़े वादों के चक्कर में यूक्रेन के हित पीछे न रह जाएं। जी बिल्कुल। तो ये तो हुई घोषणाएं, बड़ी रकम, धुंधली गारंटी और एक महत्वाकांक्षी समिट का प्रस्ताव। अब आते हैं विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर कि असलियत क्या थी। विश्लेषकों ने इसे कैसे देखा? यहाँ पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती है। द अटलांटिक में एक विश्लेषण आया, उसमें बड़ी दिलचस्प टिप्पणी थी। क्या कहा उन्होंने? उनका तर्क था कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति प्रक्रिया को ऐसे पेश कर रहे थे जैसे वो कोई बड़ी रियल एस्टेट डील हो। रियल एस्टेट डील? अच्छा। हाँ, भव्य घोषणाएं, आकर्षक पैकेज, पर जमीन पर उसे उतारने का कोई ठोस व्यवहारिक रोड मैप नहीं। जैसे कोई शानदार बिल्डिंग का मॉडल दिखा दे, पर नींव कैसे डलेगी ये ना बताए। ये उपमा काफी सटीक है। कई और विश्लेषकों ने भी कुछ ऐसी ही बात कही। हाँ। कि इस अप्रोच में दिक्कत ये है कि ये युद्ध और शांति जैसे जटिल मानवीय और राजनीतिक मुद्दों को सिर्फ आंकड़ों और लेन देन में समेट देता है। इसमें जमीनी हकीकत की पेचीदगियां वो नजरअंदाज हो जाती हैं। और मानवीय पहलू भी। बिल्कुल। और इसीलिए कई आलोचकों ने चेतावनी भी दी। कहा कि इस तरह की दिखावटी घोषणाओं से झूठी उम्मीद बन सकती है। लग सकता है कि समाधान बस करीब है, जबकि असल में जो गहरे मतभेद हैं उन्हें छुआ तक नहीं गया। सही बात है। ये सतह पर मरहम लगाने जैसा हो सकता है, जबकि जख्म गहरा हो। बिल्कुल। और इस शक को द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टिंग ने और मजबूती दी। अच्छा, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया? उनके सूत्रों ने बताया कि बैठक के सिर्फ 4 दिन के अंदर ही इस पूरी पहल में गंभीर रुकावटें आ गईं। 4 दिन में ही? हाँ।
रूस ने शांति योजना की मुख्य शर्तों को साफ तौर पर खारिज कर दिया। ओहो। शांति सेना या विसैन्यीकरण मतलब डीमिलिटराइजेशन, उस पर कोई सहमति नहीं बनी। तो वो जो $90 बिलियन की डील थी, वो बहुत जल्दी एक बाध्यकारी समझौते के बजाय एक राजनीतिक पैंतरेबाजी ज्यादा लगने लगी। घोषणाओं और जमीनी हकीकत के बीच का फासला साफ दिख रहा था। हाँ बिल्कुल। तो मतलब हेडलाइन मैनेजमेंट तो हुआ, पर ठोस प्रगति नहीं हुई। लगता तो यही है। और यहीं से जुड़ा है इस समिट का शायद सबसे संवेदनशील पहलू, क्षेत्रीय रियायतों का मुद्दा। जी, ये बहुत गंभीर बात है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने विश्लेषण में इस पर खास जोर दिया कि पर्दे के पीछे ऐसी अटकलें थीं कि ट्रंप के सुरक्षा आश्वासनों की कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ सकती है। और वो कीमत बहुत बड़ी थी। संकेत थे कि शायद यूक्रेन को पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों जैसे डोनेत्स्क, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया के कुछ हिस्सों पर रूसी नियंत्रण को स्थायी रूप से मानना पड़ सकता है। ये तो यूक्रेन की अखंडता और संप्रभुता का सवाल हो गया। बिल्कुल। और इस संभावना ने विश्लेषकों के बीच फौरन खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने इसे कीव के लिए राजनीतिक रूप से बेहद जहरीला कहा। जहरीला मतलब पूरी तरह स्वीकार्य? हाँ, इसके कई कारण थे। एक तो ये यूक्रेन के अपने संविधान का उल्लंघन होता। दूसरा, ये ज़ेलेंस्की को मिले जनादेश के खिलाफ जाता। लोगों ने उन्हें जमीन बचाने के लिए चुना था, छोड़ने के लिए नहीं। सही बात है। युद्ध में इतनी कुर्बानियों के बाद ये कैसे मुमकिन होता? राष्ट्रीय पहचान पर हमला माना, जिससे देश में गंभीर अस्थिरता आ सकती थी। वाकई ये तो एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है। एक तरफ सुरक्षा का धुंधला वादा, दूसरी तरफ अपनी ही जमीन छोड़ने का दबाव। जी, ये ज़ेलेंस्की के लिए एक नामुमकिन विकल्प जैसा लगता है। और ये हमें उस मूल मुद्दे पर लाता है जिस पर द न्यूयॉर्कर ने फोकस किया, इस पूरे संघर्ष के केंद्र में जो बुनियादी टकराव है। हाँ, वो क्या है? द न्यूयॉर्कर ने रेखांकित किया कि रूस की लगातार मांग रही है कि यूक्रेन एक तटस्थ मतलब न्यूट्रलाइज्ड और विसैन्यीकृत मतलब डीमिलिटराइज्ड देश बने। तटस्थ मतलब किसी सैन्य गठबंधन, खासकर नाटो का हिस्सा न बने, और विसैन्यीकृत मतलब अपनी सेना सीमित करें। हाँ, और दूसरी तरफ यूक्रेन अपनी संप्रभुता मतलब अपने फैसले खुद लेने का अधिकार और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। जाहिर है वो इसे अपने अस्तित्व का सवाल मानते हैं। उनका तर्क है कि भाई एक पड़ोसी देश के हमले के बाद हम अपनी सुरक्षा की गारंटी कैसे छोड़ दें। यही वो मौलिक असहमति है, वो बुनियादी विरोधाभास जिसके कारण ज्यादातर जानकारों को लगता है कि ट्रंप की त्वरित शांति योजना या कोई भी ऐसी योजना जो इन मुद्दों को न छुए वो लगभग असंभव है। दोनों पक्षों की जो बेसिक मांगे हैं वो एकदम विपरीत हैं। उनमें कोई तालमेल नहीं बैठता। जब तक इस जड़ वाले मुद्दे पर कोई रास्ता नहीं निकलता तब तक कोई भी समझौता या तो सतही होगा या टिकेगा नहीं। और ये सिर्फ यूक्रेन और रूस का मामला नहीं है, ये यूरोप की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिए भी चुनौती है। क्या मतलब? मतलब क्या एक देश बल प्रयोग करके दूसरे देश की विदेश नीति तय कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इसी बड़े संदर्भ में यूरोप की प्रतिक्रिया और भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। जी हाँ। जैसा हमने पहले जिक्र किया, यूरोपीय नेता बैठक में थे पर उनकी भावनाएं मिलीजुली थीं। विश्लेषकों ने यूरोपीय राजधानियों में एक तरह की बेचैनी देखी। हाँ, अनिश्चितता। रिपोर्टों के मुताबिक यूरोपीय नेताओं में दो तरह की चिंताएं थीं। कुछ को डर था कि ट्रंप नाटो के सामूहिक सुरक्षा ढांचे को बाईपास कर रहे हैं। अच्छा। उन्हें लग रहा था कि अमेरिका यूरोप की चिंताओं को ध्यान में रखे बिना अकेले ही रूस से कोई डील कर सकता है। ये डर तो पहले भी रहा है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ कुछ दूसरे यूरोपीय नेता ज़ेलेंस्की की मौजूदगी को ही एक पॉजिटिव चीज मान रहे थे। वो क्यों? उनका मानना था कि ज़ेलेंस्की का वहां होना कम से कम ये सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था कि यूक्रेन को किसी ऐसे समझौते के लिए मजबूर ना किया जाए जो रूस के पक्ष में हो। अच्छा, मतलब ज़ेलेंस्की को एक जरूरी ब्रेक की तरह देखा गया। हाँ, कह सकते हैं। ये यूरोपीय दुविधा को दिखाता है। अमेरिका पर निर्भरता भी है और अमेरिकी नीति की अप्रत्याशितता से चिंता भी। बिल्कुल। और यहाँ एक व्यापक रणनीतिक दृष्टिकोण भी उभर रहा है जिस पर कई विश्लेषक ध्यान दिला रहे हैं। वो क्या है? उनका मानना है कि अगर अमेरिकी विदेश नीति इसी तरह अप्रत्याशित बनी रहती है तो यूरोप को अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचना होगा। मतलब अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। हाँ, उन्हें यूक्रेन संकट और अपने पड़ोस में सुरक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। ये सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, ये यूरोप के लिए अमेरिका पर अपनी निर्भरता पर फिर से सोचने का एक
संकेत हो सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली बात। जी बिल्कुल। रणनीतिक स्वायत्तता की बढ़ती बहस से इसे जोड़कर देखा जा सकता है। तो अगर हम इन सभी विश्लेषणों को एक साथ रखें तो शिखर सम्मेलन पर विश्लेषकों की आम राय क्या बनती है? कोई एक निचोड़? संक्षेप में कहें तो तस्वीर कुछ ऐसी उभरती है। वो जो $90 बिलियन की सहायता और सुरक्षा गारंटी थी, वो अस्पष्ट थी, शायद शर्तों पर आधारित। हाँ, कंफर्मेशन नहीं था। प्रस्तावित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का विचार व्यावहारिक से ज्यादा प्रतीकात्मक लगा, जिसके सफल होने के चांस कम थे। क्षेत्रीय रियायतों का मुद्दा बहुत ज्यादा विवादास्पद और राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना गया, जो शांति की राह में एक बड़ा रोड़ा है। और यूरोप की भूमिका पर मिला-जुला रुख दिखा। चिंताएं भी थीं, पर ज़ेलेंस्की की मौजूदगी को अहम भी माना गया और यूरोप के लिए भविष्य में आत्मनिर्भर होने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। बिल्कुल सही सारांश है। समग्र निष्कर्ष यही निकलता है कि ये शिखर सम्मेलन मीडिया कवरेज और राजनीतिक सुर्खियों के लिहाज से बहुत बड़ा था। हाँ, हेडलाइंस तो खूब बनी, लेकिन ठोस व्यावहारिक नतीजों के मामले में काफी खोखला साबित हुआ। ज्यादातर विश्लेषक इसे सोची समझी रणनीति के बजाय एक तरह का कूटनीतिक थिएटर या दिखावा मान रहे हैं। थिएटर मतलब सिर्फ दिखावा। हाँ, ऐसा लगता है कि इसका मकसद जमीनी हकीकत बदलने से ज्यादा शायद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक खास छवि बनाना या घरेलू राजनीति साधना था। इसलिए विश्लेषक मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में इस बैठक से यूक्रेन युद्ध की स्थिति पर कोई बड़ा बदलाव आने की उम्मीद बहुत कम है। तो हमने देखा कि अगस्त 2025 का ये बहुचर्चित ट्रम्प ज़ेलेंस्की शिखर सम्मेलन, जिसमें यूरोपीय नेता भी थे, विश्लेषणों के आईने में वैसा नहीं निकला जैसी शायद उम्मीदें थीं। जी। बड़ी घोषणाएं हुई जैसे $90 बिलियन की सहायता, त्रिपक्षीय वार्ता का विचार, पर उनके पीछे ठोस रणनीति, स्पष्टता और जमीनी हकीकत से जुड़ाव की कमी दिखी। विश्लेषकों के अनुसार इसने यूक्रेन संकट के जो मूल मुद्दे हैं, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, तटस्थता, उन्हें हल करने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं की। जो गहरी असहमति है वो अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल, बुनियादी विरोधाभास अभी भी कायम है। और क्योंकि ये शिखर सम्मेलन, जैसा कि विश्लेषणों से साफ है, ठोस नतीजों के बजाय प्रतीकात्मकता पर ज्यादा केंद्रित लगता है। हाँ। तो ये हमारे समय की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बारे में एक अहम सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? कि भले ही जमीनी स्तर पर फौरन कोई समाधान ना निकले, फिर भी इस तरह की हाई प्रोफाइल, मीडिया का ध्यान खींचने वाली बैठकों पर इतनी निर्भरता क्यों है? अच्छा सवाल है। ये जटिल अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने के हमारे मौजूदा तरीकों और शायद उनकी सीमाओं के बारे में क्या दिखाता है? क्या हम वास्तविक मुश्किल समाधानों पर काम करने के बजाय प्रतीकात्मक कार्रवाइयों और हेडलाइन मैनेजमेंट में ज्यादा उलझ रहे हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे मनन किया जा सकता है।